हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 13 अधिकार पढ़ रहे थे। उसी लेसन को आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत। जो लोकतंत्र है उसमें अधिकारों की जो ज़रूरत है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है और वो किस तरीके से उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बुक को ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जो अधिकार हैं, जो अधिकार जो नागरिकों को दी गई हैं वो सिर्फ क्या लोकतांत्रिक की व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है कहा गया। जो लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं बनी गई हैं उससे जुड़ी हुई नहीं कहा गया है। अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे काम करने का अधिकार हो या स्थानीय प्रशासन में शामिल होना हो, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में अधिकार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि किसी अन्य व्यवस्था में अगर अधिकारों की बात की जाती है तो वो किस तरीके से होगी। तो यहाँ बताया कि काम करने का अधिकार हो या फिर क्या है स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं लागू होती हैं उसके अंतर्गत कहा गया है कि हो तो क्या हो, लेकिन क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है अधिकार कैसा होता है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके जो अधिकार है उसकी महत्व बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है सरकार बनाने और चलाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जो सरकार हम सबके लिए बनती है ना, उसके लिए और क्या है साथ ही साथ चलाने के लिए उसमें किसकी भागीदारी होना, लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक अच्छे सरकार और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना या उसे आगे बढ़ाने की ओर उसे अग्रसर कर सकते हैं। आगे देखते हैं लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो क्या है बताया गया कि जो लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बेसिकली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों को बताया गया कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के हित में क्या करे, काम करे एवं लोगों के प्रति जवाबदेही हो। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो चुनाव प्रक्रिया होती है, उस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति अपने लिए क्या चुनता है, प्रतिनिधि चुनता है। तो वो प्रतिनिधि क्या हो, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही हो, उसकी जिम्मेदारी हो कि वो नागरिकों की जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनका वो क्या करे, हल करे, उनका निपटारा करे। आगे देखते हैं, यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले हों तो केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है। अगर आम लोग जो हैं या सामान्य जो नागरिक हैं उन लोगों को अगर व्यापक रूप से अधिकार ना दिया जाए, केवल सिर्फ कुछ ही लोगों को अधिकार दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि सरकार जो बनाई जाएगी वो कैसी होगी, पूरी तरीके से वो सरकार जो होगी वो जनता के प्रति क्योंकि जो आवश्यकताएं होती है, ज़रूरतें होती हैं, वो सरकार वहाँ तक या उन आम लोगों तक वो नहीं पहुँच सकती। इसलिए कहा गया कि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले तो केवल कुछ लोग ही क्या कर सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है। बस सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा सरकार बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर आम लोग उसमें भागीदारी नहीं होंगे तो उनको व्यापक अधिकार अगर न दिया जाए तो वो उसमें सरकार बनाने में अपनी जो योगदान होती है, अपनी जो वैल्यू होती है वो नहीं दे पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा है, अधिकार ना हो तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां और कानून कैसे हो जाती हैं, एक तरफा हो जाती है। सिंपल तौर से यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है कि अगर अधिकार ना हो, अगर आम लोगों या लोगों को अधिकार ना दिया जाए तो क्या होगा, शासन द्वारा चलाए जाने वाले, शासन जो चलाई जा रही है वाली जो नीतियाँ मतलब नियम, और कैसी हो जाएंगी, वो कानूनी एक तरफा हो जाती हैं। या मतलब एक ही तरफे से वो जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियाँ बनाएंगी, सिर्फ उसी के अनुसार जो लोग होते हैं वो उस नीतियों के ऊपर या उस नीतियों का पालन करते हुए अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमने संविधान के बारे में उसमें देखा था कि किस तरीके से जो उनके अधिकार होते हैं, किस तरीके से आम नागरिकों के जो विचारधारा है उसको भी जानने समझने के बाद ही लोगों को उनके अधिकारों को या उनके अधिकार उनको मिले गए हैं। अब आगे देखेंगे, लोगों को इन पर विचार रखने व इन्हें बदलने के अवसर नहीं होते। अगर एक तरफा अगर कानून चलेगी तो क्या होगा, लोगों को इन पर क्या है विचार रखने और उन्हें बदलने का अवसर क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक तरफा कानून और नीतियाँ चलेंगी। यदि कहीं भी लोकतंत्र में
नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न हो तो शासन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार व उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। यदि कहा गया है कि अगर लोगों को कहना चाहिए नागरिक अधिकार ना दिया जाए, उन्हें उनके अधिकार से सुरक्षित ना रखा जाए, या फिर कहें उनको शासन द्वारा जो नागरिक क्या होगा, शासन द्वारा जो नागरिक अत्याचार हो गए, दमन मतलब शोषण, वो आसानी से क्या होगा, किया जा सकता है। इसलिए नागरिकों को क्या है, अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने अधिकारों को समझे और अपने अधिकारों के हित में मांग कर सके। उसके लिए वो अगर उसके खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो वो अपने लिए लड़ सके या आवाज़ उठा सके। अब आगे देखते हैं, अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या बहुत ज़रूरी बात भी है कि जो अधिकार है वो सभी मनुष्यों के लिए कैसा है, बहुत ही जरूरी। इसलिए लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि इन सब सारी चीज़ों को, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि लिंग, धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र या देश के या फिर अन्य किसी आधार पर उन्हें उनके अधिकारों से कोई भी या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अगर उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है या फिर उनके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं। जैसे संगीत, नृत्य, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं। एक स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार में उसके सृजनात्मक मतलब वो किस तरीके से बढ़ता है, आगे उन्नति करता है, विकास करता है, या उसकी जो सोच होती है वो किस तरीके से ग्रोथ होती है, फैलती कैसी है, तो उसका होना और मौलिक का होना क्या है, उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाने का या बढ़ने का उसे क्या मिलता है, मौका मिलता है स्वतंत्र व्यक्ति को। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जैसे संगीत एक मानव के अंदर एक कला होती है, साथ ही साथ नृत्य, लेखन आदि इस तरीके की और भी चीज़ें जो कि क्या है, हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं, कहा गया है। आगे है, शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा या पढ़ा लिखा होगा या उसे पढ़ने का मौका दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, विकास में मदद करेगा। हमें जीवन में सूझबूझ के साथ चलने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है, क्योंकि एक पढ़े हुए व्यक्ति या पढ़े हुए नागरिक की जो सोच विचार होती है, उसके करने के जो तरीके होते हैं, वो किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ के प्रति क्या होगा, अपनी बौद्धिक क्षमता का वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए कहा गया है कि वो क्या है, जीवन में सूझबूझ के साथ उसको आगे बढ़ने में क्या मिलेगी, सक्षमता उसकी, या कहना चाहिए आगे बढ़ने को वो स्वयं के निर्णय ले सकने में वो सक्षम होगा। अर्थात अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सुविधाएं हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। तो इस सब चीज़ जो अधिकार दिए गए हैं मनुष्य को, मौलिक अधिकार दिए गए हैं मानव जाति को, उससे क्या होगा, व्यक्ति कहना चाहिए अधिकार राज्य द्वारा क्या होगा, व्यक्ति को दी गई है ये अधिकार, उससे क्या होगा, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो सुविधाएं हैं उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ के मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियाँ होती हैं या बौद्धिक क्षमता होती हैं, उसका वो खुल करके क्या कर सकता है, आगे उसको विकास कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उन्नति कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अब आगे देखेंगे अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ, किस तरीके से जो संवैधानिक संदर्भ है वो किस तरीके से बताया गया है, देखते हैं। अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। जो भी अधिकार दावे किए गए हैं, है ना, जो नागरिकों को अधिकार जो दिए गए हैं, तो उन अधिकारों के दावे की नैतिक और सामाजिक मान्यता, चाहे नैतिक दृष्टिकोण से देखा या सामाजिक दृष्टिकोण से मान्यता चाहे जितनी भी कैसी हो, सफलता कानून की कैसी हो, समर्थन में हो। यही कारण है कि अधिकारों की
कानूनी मान्यता को महत्व दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसके आधार पर मनुष्य अपनी जो भी आवश्यकताएं, ज़रूरतें या अपनी हक है उसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये कैसी है, कानूनी मान्यता प्राप्त है या महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरह समझे जाते हैं वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिर नहीं है और न ही इनका विकास एक दिन में हुआ है। यहाँ जो वर्तमान स्वरूप में जिस तरीके से समझे जाते हैं, जो वर्तमान स्थिति में कहा गया है वह क्या है, किसी एक देश या फिर एक व्यक्ति द्वारा क्या है निर्धारित स्थिति के आधार पर नहीं है, बल्कि क्या है, ये सारी चीज़ें प्रत्येक मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसी आधार पर अधिकार या फिर क्या है उसे नियम बनाए गए हैं। तो इनका विकास एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो संविधान बनने में किस तरीके से जो विभिन्न लोगों के जो विचार है उसको बनने समझने, उस पर कितने बहस हुए और तर्क वितर्क हुए, तब कहीं जा कर के वो क्या है अधिकार के रूप में या फिर नियम के रूप में वो प्राप्त किए गए हैं। अब आगे देखेंगे, मानवीय आवश्यकताओं की विचार, समझ और विकास में बदलाव के अनुसार अधिकारों का स्वरूप कैसा होता है, बदलता रहा है। मानवीय आवश्यकताएं, जो जिस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताएं, उसकी विचार, समझ और विकास के बदलाव किस तरीके से बदलाव हुए हैं, उसके अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, अधिकारों का जो स्वरूप है वो कैसा होता रहता है, बदलता रहता है। क्योंकि स्थिति एक जैसी नहीं होती है, वो बदलती रहती है। इसलिए क्या है, जो अधिकार होते हैं वो कुछ अंतराल या कुछ समय के बाद उसमें क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं तथा इनका दायरा भी कैसा होता है, दायरा भी बढ़ता गया है। जो उसका क्षेत्र क्या है, दायरा मतलब जो क्षेत्र होता है जो अधिकारों का, वो कैसा होता गया है, बढ़ता गया है या विकसित होता गया है। अधिकार आमतौर पर उस स्थिति में ही अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए। जो यहाँ क्या कहा गया है कि जो अधिकारों का दर्जा कब हासिल होगा, किस तरीके से हासिल होता है, उसका एक आंसर यहाँ पर बताया गया है कि अधिकार आमतौर पर उस स्थिति में, जो अधिकार जो होते हैं वह उस स्थिति में अधिकारों पर क्या है, दर्जा हासिल करते हैं। जो अधिकार होते हैं या उसकी ज़रूरत महसूस होती है तब उस दर्जे पर उसे हासिल करने की होती है जब क्या होता है, आवश्यकताएं कानूनी रूप से कैसे होती हैं, मान्यता उस पर दी जाती है। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में लोगों का राज्य के प्रति कैसा है, प्रति दावा नहीं बनता है। जो अधिकार है उसके प्रति वो दावा नहीं लगा सकता। उदाहरण के लिए सन 2002 में भारत की संसद ने संविधान के 66वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी स्वीकृति दी। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। जो आज हम सभी ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, वो हमें क्या मिला गया है, प्राप्त हुआ गया है। जो कि कब, 2002 में भारत की संसद ने संविधान के कितने 66वें संविधान संशोधन मतलब उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसमें सुधार होते हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार, जो हम सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसे शामिल किया गया है और हम सभी नागरिकों को उसे प्राप्त है। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। तो ये सभी के लिए क्या है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग उसे क्या कर सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे। तभी जब क्या होगा, जब जो अधिकार है वो कानूनी रूप से कैसे होंगे, उसे स्वीकार किया जाएगा या फिर उसे मान्यता प्राप्त किया जाना क्या है, आवश्यक है। तभी वो किसी भी देश या फिर प्रांत के सभी समाज के, जितने भी समाज के जो लोग हैं, उन्हें उस अधिकार को स्वीकार किया जाएगा या उस अधिकार को वो प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष कैसी है, पुरानी है। जो अधिकारों की जो मान्यता है वो क्या है, ऐतिहासिक रूप से, इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो ये कितनी है, 800 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इंग्लैंड में वहाँ के राजा ने सन
1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से क्या किया गया, स्वीकार किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहाँ के राजा ने, इंग्लैंड के राजा ने इसे 1215 में अधिकार पत्र के रूप में कानूनी रूप से इसे क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से या कहा जाता है इसे। अब आगे देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र किस तरीके से हुआ। अधिकारों के इस घोषणा पत्र में इंग्लैंड के राजा ने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए। इनमें लोगों द्वारा सीमित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनना तथा अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार व्यवसाय करना प्रमुख अधिकार थे। अधिकारों में कहा गया है कि जो अधिकार दिए गए हैं, अधिकारों के इस घोषणा पत्र में क्या हुआ, इंग्लैंड के राजा ने वहाँ के लोगों को क्या दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। इससे क्या हुआ, लोगों द्वारा सीमित संख्या में क्या मिले, अपने प्रतिनिधि या अपने लिए जो एक सदस्य चुनना तथा अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यापार को करना या किसी भी व्यवसाय को करने का उन्हें मुख्य तौर से क्या मिला, अधिकार मिले हुए थे। ये आपके कहने का मतलब इंग्लैंड के राजा ने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे उस घोषणा पत्र के माध्यम से। अब आगे देखेंगे, सन 1776 में इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से स्वतंत्र देश के रूप में संगठित किया तथा अपना नया संविधान बनाया। सन 1776 में क्या हुआ, इंग्लैंड से जब आज़ादी प्राप्त हुई, कितने देशों के यहाँ पे 13 उपनिवेश ने अपने आप को क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में क्या है, संगठित किया, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक नया संविधान भी बनाया। इस संविधान में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए गए। तो इन जो नया संविधान बना, जिन्हें किस नाम से, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से क्या किया गया, नागरिकों को कानूनी रूप से उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार प्रमुख है। जो अधिकार दिए गए थे नागरिकों को संविधान के माध्यम से, तो उन संविधान में जो अधिकार बताया गया वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र रूप से वो कहीं भी किसी जगह भी रह सकता था, समान रूप से अधिकार प्राप्त था और संपत्ति रखने का भी उसे अधिकार आदि प्रमुख बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं, सन 1789 में होने वाले फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों ने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। जब 1789 के बाद, जब फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात क्या है, फ्रांस के लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर के एक घोषणा पत्र जारी की, जिसमें उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित कानूनी रूप से क्या दी गई, मान्यताएं दी गई। उसमें क्या क्या कौन कौन से अधिकार देखते हैं। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, शोषण से रक्षा का अधिकार भी था। तो इन अधिकारों में उन्हें कौन कौन से, स्वतंत्रता का, समानता का, संपत्ति का, शोषण से रक्षा भी की जाने, ये सारे अधिकार उन्हें दिए गए थे। फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी करने के बाद विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को कई अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किए गए। ये फ्रांसीसी लोगों के लिए जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके बाद कहा गया है कि विश्व के अधिकतर जहाँ पे कैसे हैं, लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों द्वारा चुने गए ऐसे शासन प्रणाली, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने लिए या फिर नागरिकों को कई अधिकार भी या कानूनी रूप से अधिकार उन्हें प्रदान किए गए। किसी भी देश के कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुख स्रोत उस देश का क्या होता है, संविधान होता है। क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान बना होता है वो किसके हित में, जो वहाँ के नागरिकों के हित में कानूनी रूप से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे देश अपने संविधान में अधिकारों को किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। यदि भारत की
केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार इन अधिकारों को प्रदान न करे तो नागरिक सीधे राज्य के उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में जो कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं। अगर कहा गया है कि यदि भारत के केंद्रीय सरकार या फिर किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा उन्हें उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं, उस स्थिति में नागरिक क्या कर सकता है, अपने लिए अपने राज्य के उच्च न्यायालय या फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, मुकदमा सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का प्रमुख स्रोत है तथा वे इन्हें वैधता भी प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि संविधान में दिए गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका क्या है, वो एक प्रमुख स्रोत है, उन्हें क्या है, वैधता प्रदान की गई है, जिसका अर्थ क्या है कि संविधान में दिए गए अन्य किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित वो क्या है, जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे संविधान में वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? ये चीज़ आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि आप जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वह 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। हमने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के नागरिक शास्त्र के खंड में इन मौलिक अधिकारों के विषय में पढ़ा है। हम इन पर हम एक एक करके क्या करेंगे, विचार करते हैं कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस तरीके से या फिर जो अधिकार क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि ये कथन कौन से अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग बच्चों इसे आप लोग पढ़िए भी और समझिए ताकि आप लोगों के आंसर आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। देखते हैं पहले नंबर पे, प्रधानमंत्री हो या सुदूर गांव का कोई कृषि मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। जन्म या पद के आधार पर व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई विशेषाधिकार मतलब विशेष रूप से अधिकार नहीं मिला गया है। कुछ वर्ष पूर्व देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मामला चला था। सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उसको निर्दोष घोषित किया, परंतु जब तक मामला चल रहा उन्हें किसी दूसरे आम नागरिकों की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में साक्ष्य देने पड़े, कागजात प्रस्तुत करने पड़े। तो बच्चों बताइए कि ये कौन सा अधिकार होगा, ये क्या होगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया है कि प्रधानमंत्री हो या फिर किसी गांव का एक कृषि, अगर वो क्या है कानून की दृष्टि में कैसा होगा, समान हो जाए उसे, या फिर बड़े पद पर या जन्म से बड़े वर्ग में हो तो वो उस पर क्या है विशेषाधिकार या विशेष रूप से उस पर कानूनी तौर से कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो कानून के समक्ष या कानून के सामने वो समान रूप से होते हैं। तो ये कौन सा अधिकार होगा, कानून के समक्ष कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार होगा। अब आगे देखते हैं आ नंबर में, किस अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों और देश के गरीब क्षेत्रों से निकलकर समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करते हैं और क्या करते हैं, बस जाते हैं। यहाँ ये बताने कि अगर किसी अधिकार के चलते अगर लाखों लोग किसी गांव से निकल कर के शहरों के या फिर देश के गरीब क्षेत्र से निकल कर वो समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करते हैं तो वो ये कौन सा अधिकार कहलाएगा, तो ये आजीविका का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जा कर के अपनी जीविकापार्जन करने का उसे अधिकार है। 2 नंबर पे देखते हैं, किसी अधिकार से आप अपने विचारों का पर्चा छापकर या
अखबारों पर पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करवाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। ये कौन सा अधिकार होगा? इसमें होगा अपने विचार या फिर अपने जो अभिव्यक्ति होती हैं उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसमें क्या है बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर बता करके या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने जो सोच विचार है उसे वो खुल करके व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खदान, बंदरगाह और रेलवे जैसे स्थानों पर कोई भी जोखिमपूर्ण काम नहीं करा सकते हैं। आज गांव का मुखिया ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। मतलब किसी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसे किसी भी कारखाने, खदान या फिर बंदरगाह इन सारी चीज़ों पर शारीरिक उन पर या फिर जोखिम भरा जो काम होता है वो काम नहीं कराया जा सकता है। तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर पे, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी देवता या किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है? जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बताया गया कि जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें ये यहाँ पे क्वेश्चन सवाल ये उठाया है कि उन अधिकारों में हमें क्या देवी देवता या फिर किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है? तो ऐसी कोई अधिकार हमें नहीं दी गई है। अगला 52 नंबर पे है, क्या किसी विधवा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफ़ेद कपड़े पहनने हेतु मजबूर कर सकते हैं? तो यहाँ पे किसी भी विधवा को उसके मुंडवाने का ना तो अधिकार है और ना ही उसे विवश सफ़ेद कपड़े पहनने का भी उसे मजबूर या फिर उसे विवश नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं 5वें नंबर पर, अल्पसंख्याओं को भाषा, अल्पसंख्या मतलब जिनकी संख्या कम है, उनको कहा कि भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखते हैं अल्पसंख्यक ये राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का हुकूमत होगा, वहाँ पृथक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषाओं का बहुमत है, पर कर्नाटक में भी कैसे हैं? अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कैसी है? कम है। इस प्रकार धर्म और संस्कृति के आधार पर भी किसी समूह या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना क्या होता है? तय होता है। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा मतलब तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कैसी है? अधिक है। पर कर्नाटक में वे कैसे हो जाएंगे? उनकी संख्या जो तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या कर्नाटक में क्या हो जाएगी? अल्प हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा? धर्म और संस्कृति के आधार पर भी क्या होगा? किसी समूह या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना उस पर क्या है? निर्भर करता है या उस पर तय होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है? संविधान संरक्षण जो संविधान के द्वारा जो दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार के द्वारा ही किया जाता है। तो ये धर्म एवं क्या है? संस्कृति का अधिकार होगा यहाँ। अब 6वें नंबर पे देखते हैं, हमारे आसपास एक कारखाना है जिसमें निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके का पीने का पानी गंदा हो रहा है। पानी में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डायरिया, पीलिया, खुजली आदि, जिससे हमारे जीवन जीने के अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से अधिकार होंगे? यहाँ जो अधिकार होंगे वो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसलिए क्योंकि जो अधिकार जो हमें प्राप्त है वो क्या है? उच्च या उच्चतम न्यायालय से अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कर सकता है? वो अपने मौलिक अधिकार के तहत मुकदमा दायर कर सकता है उच्च या उच्चतम न्यायालय पर। तो यहाँ पे कौन सा अधिकार होंगे? जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, अधिकारों का संरक्षण मानव अधिकार आयोग किस प्रकार करता है? क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोगों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ?
क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। तो सिर्फ आप लोगों को भारत में जो मौलिक अधिकार जो प्रदान करने हैं, बस उनके आप लोगों को नाम लिखने हैं। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।